हाँ, आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास के मुख्य समास का अर्थ, समास की परिभाषा, सामासिक पद और विग्रह, यही मुख्य अंग है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रयोजन है। समास दो शब्दों के योग से बना है। सम, सम धन आस। जिसमें सम का अर्थ होता है अच्छे प्रकार, निकट, समीप, और आस का अर्थ होता है बैठना या बैठाना। अर्थात दोनों पदों के शब्दों को अच्छी प्रकार से भली भांति समायोजित करना। इन्हीं शब्दों को, इन्हीं प्रमुख शब्दों को पास पास बैठाने की रीति को समास कहते हैं। अब हम चलेंगे समास की परिभाषा। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के नियमों से बनने वाले शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। अब आगे है विग्रह। सामासिक शब्दों के खंडों को अलग अलग करके परस्पर संबंध बतलाने वाले रीति को विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए हवन सामग्री, इसका विग्रह हो गया हवन के लिए सामग्री। दूसरा उदाहरण तुलसीकृत। तुलसी द्वारा कृत या रचित। अब हम समास के कितने भेद हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। समास के मूल रूप से 4 भेद हैं। समास के मूल रूप से
4 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, और चौथा है बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर भी समास के 4 ही भेद माने गए हैं। उदाहरण के लिए प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास। उभय पद प्रधान द्वंद्व समास। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। और अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। किंतु आधुनिक वैयाकरण समास के 6 भेद बतलाए हैं। छह भेद हैं। पहला नंबर पर है अव्ययी भाव, दूसरे नंबर पर है कर्मधारय, तीसरे नंबर पर द्विगु, चौथे नंबर पर द्वंद्व, पांचवें नंबर पर तत्पुरुष और छठे और अंतिम नंबर पर बहुब्रीहि। अब हम लोग अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव जिस समास में जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय होता है और उसी का अर्थ मुख्य होता है, उस समस्त पद में अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के लिए
यथाशक्ति। इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। इस शब्द में यथा शब्द अव्यय है और शक्ति को भी अव्यय की ये विशेषता होती है कि अव्यय स्वयं तो अव्यय होता ही है और साथ में आने वाले अन्य संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्द भी जो आते हैं उनको भी अव्यय बना देता है। तो इसी की प्रधानता है शक्ति के अनुसार या अनुरूप। दूसरा है आजन्म। विग्रह होगा जन्म से। तीसरा उदाहरण है आमरण। मरने तक। चौथा उदाहरण है यथा यथोचित। विग्रह होगा जैसा उचित हो। पांचवा उदाहरण है निर्मल। विग्रह होगा मल रहित। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है ऐसे सामासिक शब्द में भी अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के लिए दिनों दिन। इसका विग्रह हो जाएगा दिन ही दिन में। रातों रात। रात ही रात में। धड़ाधड़। धड़-धड़ की आवाज के साथ। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि अव्ययी भाव समास आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें पहला पद अव्यय होता है और उसी का अर्थ मुख्य होता है। अब हम दूसरे नंबर पर चलेंगे, कर्मधारय समास पर।
कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जहां पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष्य हो वहां कर्मधारय समास होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। यह क्रम ठीक इसके विपरीत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, पहला पद विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण, दोनों पद विशेषण, दोनों पद विशेष्य, पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान, और अगला कंडीशन होता है रूपक का। अब इन सबको हम उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे विशेषण विशेष्य का उदाहरण है पीतांबर है। इसका विग्रह हो जाएगा पीत अंबर। यानी पीत क्या है? विशेषण है अंबर का। दूसरा उदाहरण है नीलोत्पल। नील उत्पल है जो, उत्पल कमल को कहते हैं। अब ठीक इसके विपरीत विशेष्य और विशेषण का उदाहरण देखिए। घनश्याम, घन का अर्थ होता है बादल और श्याम का अर्थ होता है श्याम वर्ण। तो श्याम क्या है? विशेषण है और घन जो है संज्ञा है। तो यहां बन जाएगा श्याम घन या काले बादल। पुरुषोत्तम, पुरुष है उत्तम जो। ये दो का तो क्लियर हो गया। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी समस्त पद में समास का नाम निर्धारण उसके किए हुए विग्रह के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पीतांबर शब्द है, पीतांबर शब्द में कर्मधारय समास भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा। ठीक ऐसे ही चतुरानन शब्द है एक,
उसमें द्विगु समास भी होगा और बहुब्रीहि समास भी होगा। यदि हम विग्रह कर रहे हैं कि 4 मुखों का समूह, तो यहां द्विगु समास हो जाएगा। और यदि हम विग्रह कर रहे हैं कि 4 हैं मुख जिनके, अर्थात ब्रह्मा, तो यहां बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक वैसे ही पीतांबर शब्द में पीला वस्त्र, यदि हम विग्रह कर रहे हैं पीला वस्त्र, तो यहां कर्मधारय हो जाएगा। और यदि हम विग्रह कर रहे हैं कि पीला है वस्त्र जिनका, अर्थात कृष्ण या विष्णु या गणेश जी, तो यहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब अगला उदाहरण है विशेषण विशेषण। विशेषण विशेषण इसमें है हृष्ट पुष्ट, दोनों पद, दोनों पूर्व पद भी विशेषण है और उत्तर पद भी विशेषण है। इसका विग्रह हो जाएगा स्वस्थ रहने का द्योतक। मोटा ताजा, इनमें भी दोनों पद विशेषण हैं और इनका भी विग्रह होगा स्वस्थ रहने का द्योतक। अब अगला उदाहरण है विशेष विशेष। विशेष विशेष में है आम्र वृक्ष। आम्र भी विशेष संज्ञा है और वृक्ष भी संज्ञा है। इसका विग्रह हो जाएगा आम्र है वृक्ष जो। दूसरा उदाहरण है इसका वायस दंपति। इसमें भी वायस, वायस का अर्थ होता है बहेलिया, दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी। दोनों शब्द विशेष्य हैं। विग्रह हो जाएगा इसका वायस है दंपति जो। इसके अतिरिक्त तीसरा ऑप्शन आता है उपमेय उपमान। उपमेय उपमान का उदाहरण है नरसिंह
नर है सिंह जो, इसका भाव वही विधिवत समझ सकता है जो अलंकार पढ़ा हो, लेकिन अभी हम अलंकार चूंकि पढ़ाए नहीं है, इसलिए हम संक्षेप में इसके बारे में बता दे रहे हैं। उपमेय जो प्रस्तुत रहता है, मौके पर मौजूद रहता है, उसे उपमेय कहते हैं, और जो मौके पर मौजूद नहीं रहता, जो प्रस्तुत नहीं रहता है, उसे उपमान कहते हैं। नर जो है मौके पर मौजूद है और सिंह जो है मौके पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहां उपमेय उपमान हुआ। इसका अगला उदाहरण जो है अधर पल्लव है। इसका अगला उदाहरण अधर पल्लव। अधर का प्राय लोग होठ से लेते हैं और होता भी है इसका अर्थ होठ, लेकिन मैं अपने विद्वान पाठकों को यह याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि होठ के निचले भाग को अधर कहते हैं, होठ के ऊपरी भाग को होठ नहीं कहते हैं, उसे पुट कहते हैं। तो अधर है पल्लव के समान जिसका, अधर है पल्लव जो, पल्लव से मतलब यहां लालिमा से होता है। क्योंकि पल्लव उसको कहते हैं कि जो नए नए पत्ते निकलते हैं उन्हें ही पल्लव कहते हैं। नए नए पत्ते लालिमा लिए रहते हैं। अगला उदाहरण है रूपक का। रूपक का उदाहरण है मुखचंद्र। इसमें भी उपमेय मुख है और उपमान चंद्र है। मुख ही है चंद्र जो, या इसका यो भी विग्रह किया जा सकता है मुख रूपी चंद्रमा। नरसिंह, नर रूपी सिंह। इस प्रकार द्विगु समास का समापन हुआ। अब हम अगले नंबर पर चलेंगे। कर्मधारय समास का समापन हुआ। अब हम चलेंगे अगले नंबर पर द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास की परिभाषा है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो एवं
उत्तर पद उसका ही विशेष्य हो, ऐसे समस्त पद में द्विगु समास होता है। उदाहरण के लिए द्विगु, द्विगु शब्द है, हम द्विगु समास में द्विगु शब्द पर ही इसका हम विग्रह करके बता दे रहे हैं कि दो गायों, द्वि माने दो, गु माने गायों, दो गायों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। चतुष्पथ, चार राहों, चार पथों का पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समाहार। शतपद, छह पदों का समाहार। अब इस शतपद में ही अगर हम इसका दूसरे तरीका से विग्रह करेंगे तो यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा। छह पद जिनके, अर्थात भंवरा, सप्तर्षि, सात ऋषियों का समाहार। अष्टधातु, आठ धातुओं का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। इन उदाहरणों में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद उन्हीं संख्यावाचक विशेषणों के विशेष्य हैं। अतएव इन समस्त पदों में द्विगु समास होगा। आगे चलते हैं अगला द्वंद्व समास के बारे में।
इसकी परिभाषा बताया गया है, चार थे द्वंद्व, या उभय पद प्रधान अद्वंद्व। अर्थात जिस समस्त पदों में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं दोनों पदों को जोड़ने वाले शब्द और अथवा या शब्दों का लोप होता है। उदाहरण के लिए माता पिता, विग्रह हो जाएगा माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन, सुख दुख, सुख और दुख, दूसरे ऑप्शन में ये समासिक शब्द विग्रह करने पर और से जुड़ते हैं, लेकिन दूसरे ऑप्शन में या से जुड़ने वाले भी शब्द हैं। या से जुड़ने वाले थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, हानि लाभ, इसका विग्रह हो जाएगा हानि या लाभ। जीवन मरण, जीवन या मरण, इसमें एक तीसरा भी विकल्प होता है, घर द्वार। इसका विग्रह होगा संपूर्ण परिवार के विषय में। रोटी दाल,
समस्त भोज्य पदार्थ के विषय में। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है दोनों पद और शब्द से जुड़े, विग्रह करने पर और शब्द से जुड़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में या से जुड़ते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कि ये तीसरा ही अर्थ देता है। और तीनों ऑप्शन का उदाहरण दे करके मैंने विधिवत समझा दिया है। आशा है आप लोगों को आज का यह भाग जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।